नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं MVIAS और ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, समरी क्लासेस चल रही हैं। तो पिछले क्लास में यानी चैप्टर 1 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। आज हम क्या देखने वाले हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर 2 है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम पिछली क्लास में किया कि हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम एज इट इज़ देखते रहेंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो मैं उसको ऐड करूँगा, जो चीज़ें क्लियर करनी है मैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी जो किताब को समझने में दिक्कत आती है मैं उसको आपकी हेल्प करूँगा उस किताब को समझने में। ठीक है, क्योंकि मैं भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा हूँ और आप भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, तो जो क्लैरिटी है ना वो लाने की मैं आपकी उसमें कोशिश करूँगा, जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और रिवीजन टाइम भी आपका कम हो जाए, अधिक ना मतलब यूज़फुलनेस बढ़ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम क्या आज दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इसकी पहली हेडिंग है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आती है हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो जो थोड़े बहुत फिगर्स हैं वहीं से किताब से हैं। ठीक है, तो इसमें मैं हल्के से ही कुछ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। चलिए, तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम ना 1934 में, जो कि बुक में भी लिखा है कि M.N. रॉय है। ठीक है जी, M.N. रॉय है, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट पहली बार जिन्होंने भारत में M.N. रॉय ने चलाया, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। ठीक है, और उसके अगले ही साल यानी 1935 में INC ने, ठीक है, ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रख दी। ठीक, अब 1938 में ये जो कुछ फिगर्स हैं, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये मतलब डिक्लेरेशन दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है भारत का, जो कि यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बिना किसी आउटवर्ड मतलब जो बाहर के लोग हैं उनके इंटरफेरेंस के बिना। और जो इसमें मेन पॉइंट उन्होंने बोला था एडल्ट सफरेज बेसिस पे। ठीक है ना, ठीक है जी, एडल्ट सफरेज बेसिस पे, यानी उन्होंने क्या बोला था, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे हम क्या करने वाले ना, फ्रेंचाइजी के एडल्ट सफरेज। ठीक है, हम क्या करेंगे, वोटिंग अधिकार दे देंगे सभी लोगों को, वोट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और उसके बेसिस पर फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। जो ये एडल्ट सफरेज का जो अधिकार है ना, वोटिंग राइट का अधिकार, उस टाइम पे इंग्लैंड वगैरह जैसे बड़े बड़े जो उस टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, उनके पास भी नहीं था। तो एक बोल्ड मूवमेंट था इसमें 1938 में, बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड में इस हेडिंग में इतना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर चीज़ें करवाने वाला हूँ। तो कंपोजिशन में आता है ना, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी करीब करीब कैबिनेट, सबसे पहले यहीं पर मैं एक पॉइंट लिख दूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवंबर 1946 में बन गई थी। 2 सितंबर, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट हम 2 सितंबर 1946 में बना चुके थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नवंबर 1946 में बन गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी तो उसका कंपोजिशन क्या है, उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें ये जो कंपोजिशन है इसको हम समझेंगे, जो उसके फीचर्स थे, जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझने वाले हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें जो टोटल मेंबर थे ना, जो एज पर कैबिनेट मिशन प्लान थे, वो कितने थे, 389। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 थे, जिसमें 93 जो लोग थे, वो जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से होकर आते हैं। ठीक है, और जो 296 मेंबर्स थे ना, वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है ना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से होकर आते हैं। तो 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से और 296 मेंबर जो थे ब्रिटिश प्रोविंस से आते हैं। इसमें भी अगर हम इसमें थोड़ा सा और विभाजन कर देते हैं तो इन 296 मेंबर्स में से जो 292 मेंबर्स हैं और 4 मेंबर्स है, ये जो 292 मेंबर्स है ना, ये उन प्रोविंसेस से होकर आते थे जो 11 गवर्नर्स के द्वारा गवर्न किए जाते थे। जबकि ये 4 प्रोविंसेस है ना, ये भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है और ये भी 292 भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है। लेकिन ये जो 4 प्रोविंसेस हैं उनको जो उनकी जो गवर्नमेंटशिप है वो किन के हाथ में थी, वो चीफ कमिश्नर के हाथ में थी। ठीक है, चीफ हाई कमिश्नर, ठीक, इनके हाथों में गवर्नमेंटशिप। ठीक है, और बाकी 292 जो
जो प्रोविंसेस थे वो 11 गवर्नर्स के हाथ में आया करते थे। अब बात करते हैं सीट की। तो जो सीट थी ना, सीट का बंटवारा था, यानी 389 सीट्स हैं वो टोटल सीट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये सीट जो है पॉपुलेशन वाइज थी, और पॉपुलेशन वाइज किस तरह थी, एक सीट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करने वाली है, 1 मिलियन, ठीक है ना, पॉपुलेशन और पीपल को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक सीट 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब ये सीट जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, तो ये सीट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में भी 3 बड़े बड़े सेक्शंस में बढ़ती है। एक तो सिक्स में बढ़ती है, मुस्लिम्स में बढ़ती है, और दूसरी हमारी जनरल्स में ये सीटें बढ़ती है। मतलब क्या है, कहने का ये बात है कि जो सीट्स हैं पॉपुलेशन वाइज बटेंगी, लेकिन इस पॉपुलेशन में भी 6 होंगे। ये सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, ठीक है। यानी 296 जो सीट है उनकी हम बात कर रहे हैं। इनमें भी कुछ सिक्स होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे और कुछ जनरल्स होंगे। जनरल्स वो लोग होंगे जो ना तो सिक्स हैं ना तो मुस्लिम्स हैं, उसके अलावा जो भी लोग होंगे, चाहे वो जैन्स हो, चाहे वो बौद्ध हो, या दूसरे लोग हैं, वो सब जनरल्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सेक्शंस के अनुसार, मतलब जितनी 6 की परसेंटेज है, सपोज करते हैं 6 की परसेंटेज 20% है, तो 20% सीट ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 6 की होंगी, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से होकर आएंगी। मुस्लिम्स की जो परसेंट, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 20% बोला, बाकी वास्तव में इतना नहीं है, ठीक है। मुस्लिम्स की जितनी परसेंटेज है उतनी ही सीट्स आएंगी, और जनरल्स की जितनी परसेंटेज है उतनी ही सीट्स आएंगी। अब सीट्स होती कैसे थी, ये सारी की सारी सीट इलेक्टेड हुआ करती थी, ठीक है। और इलेक्टेड में क्या होता था कि जैसे 6 की सीटों को सिर्फ 6 ही इलेक्शन के द्वारा भेजेंगे। मतलब क्या जी, 6 की सीट पर जो लड़ने वाला व्यक्ति सिख होगा, और उनको जो वोट देने वाले लोग भी होंगे ना, वो भी सिख ही होंगे, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम सीट पर बैठने वाला व्यक्ति मुस्लिम होगा, उसको वोट देने वाले व्यक्ति भी मुस्लिम होंगे। जनरल सीट पर बैठने वाला व्यक्ति जनरल होगा, उसको वोट देने वाले व्यक्ति ना तो वो सिख होगा ना तो मुस्लिम होगा। उसके अलावा जो भी व्यक्ति, उनको वोट देने वाले व्यक्ति भी जनरल ही होंगे, ठीक है। तो अब इनका जो सीट्स है उनका रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना सीट का, वो रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की। उसमें जो आराम से, ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्टेड हुआ करता था, ठीक है। और इलेक्शन का जो माध्यम था, वो तरीका क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, ठीक है। अभी एक सीट पर मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। और जो वोट डालने का तरीका कैसा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, जो वोट डालने के तरीके हैं, जो बड़े बड़े 2 तरीके अपने को पढ़ने हैं, मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, दूसरा वो वोट सिस्टम होता है इसका फर्स्ट पास्ट द, है ना, वोट सिस्टम कुछ इस तरह से, है ना, वोट सिस्टम होता है जो अभी डायरेक्ट इलेक्शंस में अब इसका यूज़ किया जाता है। एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसका आज के टाइम पे यूज़ किस में किया जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर अभी किया जाता है, ठीक है। तो ये हम किसके फीचर्स समझ रहे हैं फिलहाल, हम उसको उस पर ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो अच्छा, ये शब्द जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के अगले चैप्टर में भी आएंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या, ये सारी चीज़ें आगे डिटेल वे में आएंगी, तभी मैं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि हम समरी क्लास चल रहे हैं, हम इंडियन पॉलिटी जैसी लक्ष्मीकांत में वैसी समरी क्लास चल रहे हैं, तो हम उसी तरीके से चलेंगे जैसा किताब में, ताकि आपको भी रिविजन करने में दिक्कत ना आए और मुझे समझाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स 2 तरह के हैं। जो 296 हैं वो तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, और जो 93 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में मैंने आपको बताया कि वो इलेक्टेड हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको ये बात बताई। अब जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ना, वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। एक मिनट। तो जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिंसली स्टेट से है, और ये लोग कैसे हैं, नॉमिनेटेड है। तो इस करके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो कैसी थी सिंगल, है ना, पार्टली। यहाँ पर मैं थोड़े सा पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो लिख लेना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक सेक्शन के लोग थे, यानी हिंदू थे, मुस्लिम थे, बौद्ध, सिख, है ना, और मतलब एंग्लो क्रिश्चियंस वगैरह और पारसीज वगैरह सारे लोग थे, क्योंकि जनरल में सारे लोग आ रहे हैं, और सिख्स और मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जवाहरलाल नेहरू है या फिर पटेल हैं, और दूसरे जो भी हैं वो सारे ना, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और तैयब जी, वो जितने भी लोग हैं वो सब उसके अंदर जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर जो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है जी।
ये व्यक्ति अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, बाकी सारे प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े तबके के लोग हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से करती थी। ठीक है, तो इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इसके लिए वर्किंग इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ वर्किंग कमेटीज़ भी बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वो काम किस तरह करती थी, फिर जो कमेटीज़ बनाएगी उनके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग्स हुआ करती थी। अगर हम पहली मीटिंग की बात करें, जो वर्किंग में पहली मीटिंग इसमें हुई, तो जो पहली मीटिंग हुई उसमें ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और इस मीटिंग में ना मुस्लिम लीग ने, है ना, हिस्सा नहीं लिया। ठीक थी। अच्छा, इससे पहले इलेक्शंस हुए थे, उसके बारे में मैंने हल्का सा आपको बता दूँ, मैंने लिखा नहीं है पर ना, फिर वर्किंग पर अपन आएंगे, यहीं पर मैं हल्की सी जगह बना लेता हूँ। तो 1946 में हुआ क्या था, इसी को लिख रहा हूँ। 1946 में जो ब्रिटिश, है ना, प्रोविंसेस हैं, उनके इलेक्शन हुए। ठीक है जी, करीब जुलाई अगस्त के आसपास में इनके इलेक्शन हुए। इलेक्शन किस पर हुए थे, 296 सीटें ब्रिटिश प्रोविंसेस की, इसमें से 2086 जो है वो आईएनसी ने जीती, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। ठीक है जी, और करीब 15 जो सीट्स थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट, ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इन लोगों ने जीती थी। ठीक है, तो जब सीट बनी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि हमने बताया ना भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है, तो इलेक्शंस हुए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 73 मुस्लिम लीग्स की जो सीट थी ना, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। तो जो पहली मीटिंग हुई उसमें, पहली मीटिंग हुई 9 है ना दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को। तो उसमें सबसे पहले क्या ना, एक तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमने चुने, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो प्रेसिडेंट हमने चुने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो थे ये थे फ्रेंच प्रैक्टिस बेस्ड थे, कि ओल्डेस्ट मेंबर जो होगा ना उसी को हम प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ना ओल्डेस्ट मेंबर को चुनने की, ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कैसी है, फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट जो बने वो बने राजेंद्र प्रसाद जी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ये अपने को, ये थोड़े फैक्ट्स हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलते जा रहा हूँ। ठीक है, वीटी कृष्णमचारी और एचसी मुखर्जी, ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब जो इनकी दूसरी मीटिंग हुई उसको हम समझते हैं, थोड़ा सा समझने का यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई किस डेट को, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिस्टोरिक ये तुम्हारा मोशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और किसने पास किया था मोशन, वो था JL नेहरू, यानी जवाहर, है ना, JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। तो जो उस टाइम में पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना, वो कुछ हद तक, या फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन जो आज का प्रेम्बल है ना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ लेते हैं। क्या ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ ना, ये एक तरह से ना उसकी फिलोसॉफी बताने की कोशिश करता है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने वाले हैं उसकी रूपरेखा, यानी उसके जो नियम है, उसके रूल्स हैं, उसकी बाउंड्रीज जो सेट की जाएंगी, वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसकी आत्मा है, वो उसका निचोड़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को उसमें ध्यान में रखा जाएगा जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के मैंने कुछ मेन पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं, जो बुक में भी लिखे हुए, मैं उसको सिर्फ आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, है ना, ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट है, यानी अब उस पर यूके या किसी दूसरी बाहरी ताकतों का कोई अधिकार नहीं है। सोवरेन क्या है, अपने नियम खुद से बना सकता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिपब्लिक, ये थोड़ा सा, ठीक है, रिपब्लिक। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट उसमें लिखा है वो लिखा है जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, है ना, जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं या फिर कोई भी दूसरे स्टेट्स हैं, या फिर आगे आने वाले समय में जो स्टेट्स भारत से जुड़ने वाले हैं, वो सारे के सारे मिलकर क्या होंगे,
स्टेट्स होंगे किसके, यूनियन के, ठीक है। और उन स्टेट्स को कैसी पावर होगी, ये तीसरा पॉइंट है उसमें, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन स्टेट्स को ना ऑटोनोमस मतलब पावर होगी, ऑटोनोमस फंक्शनिंग की पावर होगी, ठीक है। मतलब वो अपना काम खुद से कर सकेंगे, जो सेंटर का उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। सिर्फ जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं, ठीक है, कैसी पावर्स हैं, रेसिड्यूरी पावर, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं वो किसको दी जाएंगी, सेंटर को दी जाएंगी, ठीक है जी। ये पॉइंट है। दूसरा एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम करने में, जो गवर्नमेंट बनेगी उनके काम करने के लिए जो भी पावर और अथॉरिटी है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स बनने वाले हैं, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ जो भी बनेंगी, जितने भी जुडिशियल यानी जो भी कोई भी तबका बनेगा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बनेगी, उनको पावर और अथॉरिटी कहाँ से मिलने वाली है, पीपल से, ठीक है। जब हम प्रेमबल पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो पावर मिल रही है ना, वो डेराइव कहाँ से हो रही है, पीपल से डेराइव हो रही है। पीपल कौन है ना, पीपल है ना, ऑफ इंडिया। ये सारे पॉइंट प्रियम्बल का हिस्सा है। तो अगर आपको प्रियम्बल याद रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी उसी से रिलेटेड है। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, प्रियम्बल याद रखो, वहाँ पे आ रहा है तो क्वेश्चन वहाँ डाल देना, और यहाँ है तो क्वेश्चन यहाँ डाल देना, ठीक है। सिर्फ आपको क्रक्स याद रखना है, सेम एज इट इज पॉइंट नहीं याद रखने की जो बिल्कुल उसमें लिखा वो नहीं याद रखना है, सिर्फ ये बताना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये गारंटी देता है और सिक्योर करता है, क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम को, ठीक है। तो इसमें जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें तीन शब्द हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो ये 3 पॉइंट जो हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। खैर, तो जस्टिस जो है 3 तरह की जस्टिस होंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी किसमें होगी, इक्वालिटी ऑफ लॉ होगी, और इक्वालिटी होगी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, ठीक है। दूसरा फ्रीडम ऑफ बिलीफ, थॉट एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों का फ्रीडम है, ठीक है। वो आगे हम डिटेल्स वे में समझेंगे कि इक्वालिटी में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसी होती है, वो सारे पॉइंट डिटेल में समझेंगे जब चैप्टर में आएगा, क्योंकि आगे चैप्टर में सब कुछ डिटेल्ड वे में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, एडिक्वेट सेफ गार्ड दिया जाएगा कि इसको माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड है ना, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो उन सभी को एडिक्वेट सेफ गार्ड दिया जाएगा। एक और पॉइंट इसमें लिख देता हूँ जो मैंने लिखना रह गया, ठीक है। जो भारत की इंटीग्रिटी है ना, चलो मैं बोल देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भारत की इंटीग्रिटी है उस पर उसको मतलब अपहोल्ड करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जो मतलब भारत को ना ओनर दिया जाएगा, जो भारत उसी हिसाब से जिएगा जैसे लॉ और जस्टिस मतलब सिविलाइज्ड नेशन को दिए हुए ना, वैसे ही एक तो भारत की इंटीग्रिटी और यहाँ के लोगों को वैसे ही जस्टिस और लॉज, और उसी ओनर के साथ भारत जिएगा जैसे बाहर दूसरे देश सिविलाइज्ड नेशन रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है इंडिपेंडेंस एक्ट, हमारा 1947 था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हमें आज़ादी मिली, ठीक है। अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट, यहाँ पर थोड़ा मेन है, इसको थोड़ा सा है ना ध्यान, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से जब हमें आज़ादी मिली तो उसमें कुछ चेंजेस आए। सबसे पहले क्या है, जो हमारी असेंबली है ना, ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये जो हमारा भारत है, अभी हमारा फिलहाल भारत क्या है ना, डोमिनियन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको 2 पावर मिली। सबसे पहली क्या हुई, एक तो ये फुली सोवरेन बॉडी हो गई, ठीक है। सोवरेन बॉडी होने का मतलब क्या है कि वो अपने लिए खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, ठीक है। एक तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल गया, असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल गया, क्योंकि वो फुली सोवरेन बॉडी हो गई, ठीक। यानी किसी दूसरे के मुंह को ताकने की आवश्यकता नहीं, हम खुद से अपना काम करेंगे। दूसरा क्या है, ब्रिटिश इसके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बने थे, जो भारत पर लागू हुए थे, उन एक्ट्स को चाहो तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप उसे अमेंड कर सकते हो, चाहो तो आप उन्हें रिपील कर सकते हो, जो आप करो कर सकते हो। दूसरा जो चेंज है, ये पहला चेंज है। दूसरा जो चेंज है, असेंबली क्या हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। मतलब कहने का क्या है कि भारत के लिए एक संविधान तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ क्या है, जो ऑर्डिनरी लॉज जो बनाना, दो दिनचर्या में जो जिन नियम कानून की आवश्यकता है, वो नियम भी ये बॉडी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो काम वो किस तरह करने वाले हैं, एक है ना अल्टरनेट डे में एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तरह काम करेगी, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ वही बॉडी है ना लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी और ऑर्डिनरी लॉज बनाने में मतलब अपना योगदान देगी, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों में एक अपने को याद रखना है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जब भी ये जो हमारी असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी, तो जो उसके प्रेसिडेंट होंगे ना, वो उसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद होंगे, जो कि हमने अभी बताया। लेकिन जब भी वो बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करने वाली है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट होंगे ना, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो होंगे GV
मावलांकर जी, ठीक है जी। तो ये उस टाइम पे होने वाले हैं प्रेसिडेंट, जब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा जो चेंज आता है, मुस्लिम लीग ने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया था और मतलब एक मुस्लिम नेशन की ना उन्होंने क्या किया था, एक सेपरेट स्टेट मांगा था पाकिस्तान के लिए। तो उस कारण से क्या हुआ कि जो इसमें कैबिनेट प्लान था ना, मिशन कैबिनेट, ये रहा कैबिनेट मिशन प्लान, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें जो सीटें निर्धारित थी 389, उनमें से कुल 299 सीट ही भारत के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गई। 70 सीट्स जो हैं वो किधर चली गई, पाकिस्तान को, ठीक है जी। और जो 299 सीट्स हैं वो किधर आ गई, इंडियन, ये पाकिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में चली गई, ठीक है जी। और ये वाली सीट कहाँ पर आ गई, इंडिया में आ गई, ठीक है। तो अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब काम कर रही थी तो उसमें कितनी टोटल, 299 है, 299, ठीक है, सॉरी 299 सीट्स है। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया एक चीज़, एक मिनट, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। 299 में ये पाकिस्तान वाली सीट नहीं है, 70 सीट्स क्या प्रिंसिपल स्टेट्स की सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 389 में से 299 सीट्स हैं, ये सारी की सारी सीट्स जो है ना, इसमें मिस्टेक है, ठीक है, इसको समझना। जो 299 सीट्स हैं ये इंडियन डोमिनियन में आई, ठीक है। और जो बाकी बची सीट थी 389 में से जो 299 यहाँ आई और जो बाकी बची सीट थी वो कहाँ चलेगी, पाकिस्तान डोमिनियन में चलेगी, ठीक है। ये है इंडियन डोमिनियन में, ठीक है जी। और इनमें से भी 229 सीट हैं ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से आती हैं, ठीक है, जो गवर्नर के द्वारा गवर्नड है या फिर हाई कमिश्नर के द्वारा गवर्नड है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस के द्वारा आती हैं, ठीक है जी। और ये जो 70 सीट्स है ना ये प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, है ना, वहाँ से आती हैं। यानी ये 70 सीट कैसी नॉमिनेटेड है, ठीक है। और ये 229 सीट कैसी इलेक्टेड है, ठीक है जी। इस पर ध्यान नहीं देना है। 299 सीट इंडियन डोमिनियन में, बाकी जो सीट है 389 में से वो पाकिस्तान में, ठीक है जी। इसमें निकालना चाहो तो कितने, 9 में से 9 0, 18 में से 9 9, यानी 90 सीटें किधर गई हैं, 90 सीटें गई हैं पाकिस्तान डोमिनियन को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया कि अभी हमने क्या समझा, जो चेंजेस है इंडिपेंडेंट में, हमने क्या समझा, वर्किंग समझ ली किस तरह से, मतलब पहली जो ये हमारी पहली मीटिंग हुई और हमारी दूसरी मीटिंग, लास्ट मीटिंग भी होगी, अभी हम उस पर आएंगे। तो जब हमारी जो मीटिंग्स कुछ हो गई, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, तो हमने क्या है कि कुछ कमेटीज़ बनाई। कमेटीज़ बनी दो तरह की, एक तो मेजर कमेटी बनी, ठीक है, जो बड़े बड़े काम करेगी, एक माइनर कमेटी बनी जो छोटे छोटे काम करेगी। तो अपना जो मेन इंटरेस्ट है वो मेजर कमेटी में, यूँ तो माइनर कमेटी भी करीब 13 के आसपास माइनर कमेटी है, जिसमें ना एडो कमेटी और फ्लैग पर है, उसके बाद फाइनेंस और हाउस कमेटी है, क्रेडेंशियल्स कमेटी है, ठीक है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है। तो माइनर कमेटी भी है, उसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमेटी है, और उसके बाद ठीक है बाकी मेजर कमेटी अपने 8 हैं, और ये 8 अपने को समझनी है। ये 8 के आपको लीडर के नाम भी याद रखने हैं, और ये कमेटीज़ कौन कौन से इनके नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। तो मेजर कमेटी पे सबसे पहले हम आते हैं। मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए इसको एक तरफ से ना बांटने की कोशिश की, ताकि आपको एज इट इज़ याद रहे, जैसे मैंने भी लिखा है। देखो यहाँ पर मेजर कमेटी में सबसे पहले अपने को एक नाम याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू कमेटी, ठीक है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। इनसे रिलेटेड यानी 3 कमेटी हैं, जिन 3 कमेटी के ये हेड हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कमेटी, जो क्या बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जो है इन 3 कमेटीज़ के हेड हैं, ठीक है। एक तो स्टेट कमेटी है, ठीक है, दूसरी यूनियन पावर्स कमेटी है, तीसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ठीक है। अच्छा, यूनियन पावर कमेटी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं क्या है। यूनियन पावर कमेटी का मेन काम क्या था ना, यूनियन पावर कमेटी जिसके हेड यानी चेयरमैन कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, उसका मेन काम क्या था, जो पावर्स है ना उनको डिफाइन करना, कि कितनी पावर यूनियन के पास रहेगी, कितनी पावर हमारी स्टेट के पास रहेगी। करीब 40 के आसपास इसमें मेंबर थे, और ये डिफाइन करेंगे कि कितनी पावर तो यूनियन के पास रहेगी और कितनी पावर किसके पास में रहेगी, स्टेट्स के पास में रहेगी, ताकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो बना रहे, ठीक है। तो मेन काम इसका क्या था, बैलेंस करना, किसको बैलेंस किसको करना था, पावर को, ठीक है जी। यूनियन और स्टेट के बारे में टू मेंटेन क्या करना था, टू मेंटेन, ठीक है जी, टू मेंटेन फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पावर को दोनों तरफ बांटना था। तो ये काम यूनियन पावर्स कमेटी का था, ठीक है। एक और थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसका मेन काम था यूनियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और जितनी भी ये मेजर 8 कमेटी ना, इन सभी ने
कुछ मटेरियल इकट्ठा किया, ठीक है, और जो है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, वो सारी रिपोर्ट्स जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दी जाएगी, जो अभी हम समझेंगे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करेगी और फिर उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब छान कर, स्क्रूटिनाइज करना नहीं छानना, उन सभी रिपोर्ट्स में से, जो सजेशंस में से, क्रिटिसिज्म में से कॉन्स्टिट्यूशन को छान कर निकालेगी, ठीक है। लेकिन ये जो मटेरियल है ना, ये भी 60 कंट्रीज से इकट्ठा करके लिया गया है, ठीक है। तो 8 मेजर कमेटी हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के जो हाथ में 3 कमेटी आ रही है, एक तो स्टेट्स कमेटी आ रही है, ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी आ रही है, तीसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आ रही है। इन तीनों को चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सरदार पटेल के हाथ में जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में 2 कमेटी आ रही हैं। एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ठीक है जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आ रही है। दूसरी जो कमेटी आ रही है इनके हाथ में, वो आ रही है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एरियाज, है ना, एक्सक्लूडेड एंड ट्राइबल एरियाज, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। तो ये सरदार पटेल के हाथ में एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक ये वाली कमेटी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। अब ये एडवाइजरी कमेटी भी में 5 सब कमेटी में बटी हुई है, क्योंकि इतनी मतलब इसका देख लो, इसकी जो वाइडनेस है ना इतनी ज़्यादा है, इसलिए फंडामेंटल राइट पे भी काम करना, माइनॉरिटी पे भी काम करना है, ट्राइबल्स पे भी, एक्सक्लूडेड एरियाज में, तो होज पोज ना हो, तो इस वजह से इनको 5 सब कमेटी में बना दिया, ठीक है। और ये 5 सब कमेटी क्या है, इनके हेड के भी नाम अपने को याद रखने। एक तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, तो इनको जो हेड करने वाले हैं वो JB कृपलानी है, याद रखना। दूसरा माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, उसको HC मुखर्जी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी ट्राइबल कमेटी है। 2 ट्राइबल कमेटी, मतलब 2 तरफ की ट्राइबल कमेटी बनी थी। एक तो हमारी बनी है जो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स हैं, है ना, ट्राइबल एरिया है। दूसरी हमारी नॉर्थ वेस्ट में ट्राइबल एरिया, उसके लिए भी एक कमेटी बनी थी, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसे हम नेफा बोला करते हैं। 19 जो हमारा चाइना के साथ जो हमारा लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे उसको हम नेफा बोला करते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट, है ना, फ्रंट एरिया, नेफा। क्या बाद में इसका नाम हमने अरुणाचल प्रदेश रख दिया, क्या बाद में देखेंगे ना कभी और इस पर बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया है ना, और आसाम के अंदर एक और एरिया है, तो आसाम का एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। इन सभी को क्या है, जो हेड करने वाले हैं गोपीनाथ बोरदोलोई। तो इस नाम से आप थोड़ा सा याद रखने वाले, जो बोरदोलोई नाम है ना, इससे आप समझ जाओगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया प्लस में आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आसाम का एरिया जो एक्सक्लूडेड है और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया है, ठीक है। एक और कमेटी बनती है एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में ना, एक तो आसाम में अंदर आने वाला है, और वो दूसरा एरिया जो आसाम से बाहर का एरिया है, ठीक है। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया जो आसाम के अंदर नहीं आता है, ठीक है, उसको हेड करेंगे कौन? AB ठक्कर जी हेड करने वाले हैं। एक और कमेटी बनी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल, है ना, फ्रंटियर है, गलतियाँ बहुत लिख रखी हैं, थोड़े जल्दीबाजी में लिखना पड़ता है ना नोट्स बनाने के लिए, मैं टाइप नहीं करता हूँ, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पढ़ना भी होता है, फिर वीडियो भी बनानी, तो टाइम थोड़ा लग जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फिर मैंने लिख दिया, ठीक है, अब इसको फ्रंट ही समझ लो, चलो ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी जो है, ये कमेटी तो बनी, लेकिन ये कभी ना फंक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया ना, ये ट्राइबल एरिया जो आता है, ये कहाँ पर आता है? ये एरिया तुम्हारा पाकिस्तान में आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था कि अपना बाहर हो गया था। पाकिस्तान जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वर्किंग कमेटी में मतलब ये बाहर हो गया था, तो इस वजह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ट्राइबल एरिया जो कमेटी है ना, सब कमेटी है, ये कभी फंक्शन में नहीं है, ठीक। एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, जो एक मिनट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था ना, जो एक्सेप्ट हो गया था, वो उसकी डेट है 22 जनवरी 19, जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 46 में किया था, है ना, दिसंबर 13 46, तो 1947 में, ठीक है नहीं, अगले ही साल जनवरी में, 22 जनवरी 1947 में ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास हो गया था, ठीक है। चलिए ऊपर बताना भूल गया, मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। तो ये 5 सब कमेटी जो किसके अंदर है? एडवाइजरी कमेटी है, ये जो सरदार पटेल जी के हाथ में है। दूसरा प्रोविंशियल कमेटी है। आगे हम चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के आज में हाथ में 2 कमेटी, एक तो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी है, ठीक है,
रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी है, दूसरी स्टीयरिंग कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी, इस पर हमें ध्यान देना। बी आर अम्बेडकर है ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे। तो इसमें 7 मेंबर्स थे जिन्होंने, जो इस कमेटी के मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे। 7 इसमें मेंबर्स थे कमेटी में। ठीक है, सबसे पहले तो बी आर अम्बेडकर है चेयरमैन, दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर है, और एक और है हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है जी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक हमारे के मुंशी जी इसमें थे। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और इसमें है एन माधवराव। एन माधवराव जो है ना, इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को। ठीक है जी, बी एल मित्तर क्या ना, अपनी इल हेल्थ के कारण, मतलब इनकी तबीयत खराब नहीं थी, तबीयत खराब थी, तो जिसके कारण से बी एल मित्तर ने रिजाइन कर दिया। उसकी जगह पर कौन आ गए, एन माधवराव आ गए। दूसरे थे टी टी कृष्णमचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था खेतान जी को। ठीक है, खेतान जी की डेथ हो गई थी 1948 में। ठीक है, तब इन्होंने, टी डी कृष्णमचारी ने उनकी मतलब सीट को संभाला। ठीक है, तो ये 7 लोग थे किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब हम समझेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के ना कुल जो, अच्छा क्रिटिसिज्म यहाँ दे दिया ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पर पॉइंट में लिखना भूल गया क्या, एक मिनट, वो पॉइंट यहाँ लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है, एनेक्टमेंट वगैरह ना, इन्फोर्समेंट है, वो पॉइंट है इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर उधर होगा कि लिखा भी होगा। ठीक है, तो अभी जो बात आती है वो बात आती है, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी समझ लिया काम कैसा हुआ। जो ड्राफ्ट बने थे ना 3 बने थे। सबसे जो पहला ड्राफ्ट था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो हमारा ड्राफ्ट आता है करीब करीब 1948 के फरवरी में, है ना, फेब ऑफ 1948 में। ठीक है जी, दूसरा पहला ड्राफ्ट आता है, इसमें क्रिटिसिज्म वगैरह सजेशन, मतलब ये ड्राफ्ट आने के बाद क्या है, उसमें क्रिटिसिज्म होता है, कुछ सजेशंस आते हैं। जो कमेटीज़ थी ना, ये जो ड्राफ्ट है, ये जो कमेटीज़ की रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर ये ड्राफ्ट बन के आता है। वो जो मटेरियल वगैरह बने थे, एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जो कांग्रेस ने बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया था। तो उस कमेटी, उस मटेरियल का इकट्ठा को यूज़ करके एक ड्राफ्ट बनाया इन सारी वर्किंग कमेटीज़ ने। वो ड्राफ्ट जो सारा रिपोर्ट्स थी वो किसको दे दी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दी गई। उन्होंने इसको स्क्रूटिनाइज किया, छाना उसको, और एक फाइनल, एक ना फर्स्ट ड्राफ्ट निकाला, रफ वर्जन निकाला। अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ तो करीब 6-7 महीने बाद, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास में 1948 में दूसरा ड्राफ्ट आया, सेकेंड ड्राफ्ट आया। ठीक है जी, दूसरा ड्राफ्ट आया, और इस ड्राफ्ट में भी थोड़ी बहुत कमियाँ निकालने के बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट जो आता है वो आता है, फाइनल ड्राफ्ट आता है जो थर्ड है ना, फाइनल ड्राफ्ट सीधे लिखता हूँ, जो फाइनल ड्राफ्ट आता है वो आता है 4 नवंबर 1948 में। ठीक है जी, 4 नवंबर 1948 में आता है फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, 4 नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट आता है, और इसमें 3 जो है वो 3 इसमें रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो इसकी पहली रीडिंग जो होती है वो 4 नवंबर 1948 से, मतलब 5 दिन इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जनरल डिस्कशन की बात होती है। 4 नवंबर 1948 में इसकी जो फर्स्ट रीडिंग आती है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, और उसके बाद 5 दिन तक वो जनरल डिस्कशन चलता है करीब करीब। उसके बाद हम दूसरे ड्राफ्ट पर आ जाते हैं, सेकेंड रीडिंग पर आ जाते हैं, जो डिटेल्ड डिस्कशन होता है। तो उस डिटेल्ड डिस्कशन में करीब करीब 1 साल लग जाता है। वो उस डिटेल डिस्कशन में करीब करीब 5 दिन बाद 9 नवंबर 1948, ठीक है, शायद आसपास ऊपर नीचे, ये सेकंड रीडिंग की डेट मेरे को ध्यान नहीं है, ऊपर नीचे होगी। ठीक है, 4-5 दिन का जनरल डिस्कशन होता है, फिर सेकंड रीडिंग आती है, तो फिर क्लोज बाय क्लोज हम उसको पढ़ते हैं, और उस क्लोज बाय क्लोज के बाद में फिर 1 साल बाद करीब, ठीक है, 14 नवंबर 1949 में, ठीक है, फाइनल रीडिंग आती है। और ये फाइनल रीडिंग जो है करीब करीब 26 नवंबर 1940, ये फाइनल रीडिंग का टाइम है, फाइनल रीडिंग चलती है। ठीक है, 1949 तक, ठीक है, ये चलती है। और 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि हम इसको, है ना, पास कर देते हैं, जो ड्राफ्ट हमारा बना पास कर देते हैं। और वो क्या है, ये डेट जो होती है ना, इस दिन अडोप्ट हो जाता है। ठीक है जी, इसी डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोल देंगे। ठीक है, अडोप्ट हो जाता है, इनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस डेट के अच्छा, इस दिन पर जो है टोटल जो है 284
व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने इसको ना अपने अपने साइन किए हैं। टोटल तो 299 है, लेकिन जिस दिन ये पास हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कितने थे? 284 लोग वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, और उनके साइन भी वहाँ पर हैं। तो अडोप्ट डेट ये आ गई, जिस दिन अडोप्शन हुआ उस दिन की डेट हमारे पास ये है। तो अब इसमें जब ये अडोप्ट हो गया ना, उसमें कुछ तो आर्टिकल्स ऐसे थे जो तुरंत के तुरंत ही हमने, है ना, एनफोर्स कर दिए, जिसमें सिटीजनशिप है, जिसमें पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो तुरंत के तुरंत ही एनफोर्स हो गई। जो बाकी फुल एनफोर्समेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 26 जनवरी, थोड़ा सा मैं ये बना लूँ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा फुल अडोप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस डेट को हम क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे एनफोर्स हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ में हुआ क्या, जो जब ये 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एनफोर्स हो गया, तो उसमें जो है एक तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, है ना, इंडिपेंडेंस एक्ट, है ना, डिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या हो गया? रिपील हो गया। दूसरा जो हमारा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों एक्ट हमारे क्या हो गए? रिपील हो गए थे, ठीक है जी। एक हमारा एक्ट था जो हमारा बचा रहा उसमें, ठीक है, वो एक्ट क्या? लक्ष्मीकांत के अनुसार, ठीक है, वो एक्ट जो था हमारा था एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एक्ट था ना हमारा, ये हमारा बरकरार रहा, यानी प्राइवेट काउंसिल एक्ट को हमने अबोलिश कर दिया था और उस एक्ट को हमने कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनफोर्समेंट एंड एक्टमेंट समझे। अब इसके साथ में जो थोड़ी सी चीज़ें आते हैं, ये आते हैं हमारे क्रिटिसिज्म, है ना। इस क्रिटिसिज्म को हम समझ लेते हैं, थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, तो मतलब आंसर राइटिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी तो सब फैक्ट थे, तो फैक्ट अपने को याद रखने ही रखने, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम क्रिटिसिज्म में। क्रिटिसिज्म में क्या है कि सबसे पहले तो इसको क्या गया, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोग तो नॉमिनेटेड है और कुछ लोग इलेक्टेड है, ठीक है। तो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो राजा महाराजा उस देश के जो नवाब थे उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो वो उन लोगों की जनसंख्या को ना, या उनकी जो पॉपुलेशन है उनके स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट्स की, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, नॉट ए सोवरेन बॉडी है। सोवरेन बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो हमें आज़ादी मिली है ना, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार मिली है। और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पॉइंट क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनी। तो 2 पॉइंट है, जो हमें आज़ादी वो किससे, इंडियन, यानी उन्होंने हमें दी है। पहले तो पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसने बनाई है? कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर बनाई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाहर वाले व्यक्ति अगर बना रहा है, तो जो बॉडी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाई जा रही है वो सोवरेन बॉडी कैसे होगी, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। इसको बनाने में करीब करीब जो है ना 2 साल 11 महीने, है ना, और 18 दिन लगे थे, ठीक है जी। करीब करीब 11 सेशंस टोटल हुए थे, ठीक है। 11 सेशंस टोटल हुए थे। पहला सेशन जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और जो लास्ट सेशन था वो तो हमारा होता है 14 से 26 नवंबर 1949 को। टोटल 11 सेशन हमारे हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग में थोड़े से पॉइंट और आपको बता दूं। अगर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है। अच्छा, इसी बेस पर, टाइम कंज्यूमिंग के बेस पर एक व्यक्ति है नसीरुद्दीन अहमद, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ना ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया था कि सरक सरक के चल रही है, ठीक। तो याद रखना है टाइम कंज्यूमिंग में अपने को थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लगे थे, ठीक है। कनाडा को शायद 4 महीने ही लगे थे, ठीक है। नहीं, कनाडा को 4 महीने, कनाडा को उतना ही टाइम लगा जितना हमें लगा। कनाडा को 4 महीने नहीं लगे, ठीक है।
तो कनाडा को 4 महीने नहीं लगे। कनाडा को कितना टाइम लगा था, इसको क्या हो गया, अभी कर रहा है इसको, ठीक है चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो कनाडा का जो टाइम लगा था वो 2 साल करीब करीब 6 महीने के आसपास लगा था। अमेरिका को करीब करीब 2 साल 4 महीने 6 महीने के आसपास, अमेरिका को 4 महीने लगे थे। और अफ्रीका की बात करें तो उसमें भी कुछ मतलब अफ्रीका का मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। अपने को क्या याद रखना, कनाडा का टाइम उतना ही लगा था क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना कनाडा से मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या कहते हैं, दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि जो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, तो जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे ना वो अधिकतर कांग्रेस के ही लोग थे, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस क्या है ना लॉयर्स और जर्नलिस्ट वगैरह या फिर पॉलिटिशियन के द्वारा भरी हुई थी पूरी, ठीक है। और वहीं से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर मेंबर्स आए, ठीक है। तो वो सारे के सारे कैसे थे, कांग्रेसमैन थे, ठीक है। और दूसरा इन पर आरोप इसी वजह से यही लगता है कि लॉयर और पॉलिटिशियन का एक गठजोड़ है, क्योंकि सारे के सारे लोग लॉयर हैं और पॉलिटिशियन है, और इसी के कारण से ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा भारी है, और इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो एक आम व्यक्ति बड़ा आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म इस पर लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज है, ठीक है। तो अब इसमें जो पॉइंट ये बनता है कि मौका तो मुस्लिम लीग को भी मिला था, ठीक है, उन्हें भी सीटें वगैरह मिली थी, लेकिन वो क्या कर गए, बॉयकॉट कर गए, दूसरे नेशन की तरफ चले गए। तो इस वजह से जो मेजोरिटी दिखती है यहाँ पर हिंदूज की दिखती है, लेकिन मौका उन्हें भी मिला था, तो ये क्रिटिसिज्म भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और पॉइंट आता है इसमें आकर, ये चलेगा नहीं चलेगा, चल गया, ठीक है। तो हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये थोड़ा मैंने इस पर ध्यान रखना है। जो जो शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना वो हिंदी में नहीं था, ठीक है। तो बाद में हिंदी की जब ज़रूरत होने लगी, ठीक है, तो एक हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया, 58 अमेंडमेंट था, 1986 में आया, 87 में आया। और इस अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार एक नया आर्टिकल आया, वो 394, जो सबसे लास्ट का पार्ट है ना उसमें 22वां पार्ट है, उसमें 394A आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के अनुसार अपने को कुछ पॉइंट समझने हैं। जो आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि ये प्रेसिडेंट के लिए मस्ट है, ये प्रेसिडेंट को करना है, उनकी अथॉरिटी, और उनको ये करना ही करना है कि क्या करना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसे सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करवाना है। जो अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये एक्ट हमारा आया ना, सॉरी आर्टिकल ये हमारा आया 394A, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उससे पुराने जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी अमेंडमेंट एक्ट है, उन सभी को हिंदी में, या ऑर्डर्स वगैरह हैं उन सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब के बाद जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐड भी करना है, ठीक है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही इफेक्टिव होगा जितना इंग्लिश टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बात और इसमें अपने को याद रखनी है क्या, कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी टेक्स्ट में कोई मतलब हमें कोई त्रुटि वगैरह देखने को मिलती है या कुछ भी बदलाव, वो मतलब डिफ़र करता है हमारे इंग्लिश टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें जो है हम उसको रिवाइज करेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ये भी इसमें एक पॉइंट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये जो दूसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ठीक कर दिया। थोड़ा सा मतलब हालत तभी थोड़ी ऐसे ही, इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई मतलब फ्लो में मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 मैं स्किप करूँगा क्योंकि उस चैप्टर में क्या है ना सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि सिर्फ अगर जो मैं भी बताना शुरू करूँगा तो आपको ऐसा होगा कि रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर को समझेंगे सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वैसे तो आप खुद ही समझ जाओगे, फिर सिर्फ हेडिंग बतानी होगी, बाकी आप सारी चीज़ें खुद समझ जाओगे। तो उस चैप्टर को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा वाला चैप्टर करने वाले, चैप्टर नंबर 4 हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और आज जो फ्लो नहीं दिखा है उसके लिए माफ़ी, तो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। कोई भी कमी है तो कमेंट करें, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट में कर लिख दें, और डिसलाइक भी करना तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को, अगर मेरे को मतलब डिसलाइक होता है तो मैं उन चीज़ों को ठीक करके अपने आप को सुधार लूँगा। नहीं भी आप बताएंगे तो भी मैं निरंतर कोशिश करता रहूँगा कि आपको क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिले, ठीक है। नमस्ते।